अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बक्के हिस्से की तरफ। मेजर मुझसे पूछ रहा था कि आप कितनी गाड़ियों में आएंगे। मैंने कहा हम एक जीप में आएंगे। आप कब तक पहुंच जाएंगे? मेजर ने कहा हम रास्ते में हैं। होल्टन का इलाका यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। हम तेज़ रफ्तारी से भी सफ़र करें तो 10 से 12 घंटे लग जाएंगे, इसलिए आप कल सुबह 10 बजे का टाइम रख लें। हम सुबह 10 बजे तक आपके पास पहुंच जाएंगे। ओवर। मैंने कहा ठीक है। जब आप होल्टन पहुंच जाएं तो मुझे इसी फ्रिक्वेंसी पर कॉल कर लें, मैं आपको खुद अपनी जीप में लेने पहुंच जाऊंगा। ओवर। मेजर ओशान ने कहा ओके ओवर एंड ऑल, मैंने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस अपनी जेब में रख लिया। तो हमारा ये सफ़र इतना तवील है, जूलिया ने कहा तो मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हाँ, जिस तरफ हम जा रहे हैं इस तरफ से कोई रास्ता होल्टन की तरफ नहीं जाता, और ये भी बता दूं कि मेजर रोशान इतना अहमक नहीं है जितना वो खुद को जाहिर कर रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो सब चौंक पड़े। क्या मतलब? इन सब ने चौंक कर कहा। मेजर रोशान का ये ख्याल गलत है कि वो हमें यहाँ से निकाल कर ले जाए और मेजर जेम्स हमें आगे जाने की इजाज़त दे देगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो फिर इस सारे खेल का क्या मतलब है? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हें सारी तफसील बता देता हूँ। इस जंगल के रास्ते से हमारे लिए होलन पहुँचना इतना ही मुश्किल साबित हो सकता है जितना यहाँ से टोरंटो। मैंने मेजर जेम्स के बारे में मालूमात हासिल की हैं। इसका बज़ाहिर तो डीएस एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसकी डीएस एजेंसी के चीफ कर्नल मॉर्गन से बराह रास्त दोस्ती है और डीएस एजेंसी ने हर तरफ पैक्टिंग कर रखी है। इस बात के पेश नज़र मेजर ओशान ने भी हमसे मुआवजा मांगा था। ये बात मेरे जेम्स के इल्म में भी है कि चंद पाकिस्तानी एजेंट नाराज से निकलकर टोरंटो या इसके इर्द गिर्द के किसी इलाके में पहुंचने की कोशिश करेंगे। इन्हें रोकने और हलाक करने के लिए डीएस एजेंसी ने अपनी फोर्स फैला रखी है, लेकिन जहां इनकी फोर्स नहीं है वहां इन्होंने दूसरी एजेंसियों और फौजियों को भी अलर्ट जारी कर दिया है। अगर हमारे बारे में इन्हें कोई भी मालूमात मिली तो वो बराह रास्त हमारे बारे में कर्नल मॉर्गन को मुतला करें। मेजर ओशान लालची तबीयत का मालिक है, इसलिए वो शायद दौलत लेकर हमें आगे निकाल ले जाए, लेकिन हम जैसे ही मेजर जेम्स के इलाके में पहुंचेंगे या तो वो खुद हमें रोकने की कोशिश करेगा या फिर इस बात की इतला कर्नल मॉर्गन को भी दे सकता है। ऐसी सूरत में कर्नल मॉर्गन की फोर्स फौरी तौर पर हमारी सरकोबी के लिए पहुंच जाएगी। मैंने कहा ओह, तब तो हमारा इनसे टकराव नागुज़ीर है। सफदर ने होंठ खींच लिए। हाँ, इसलिए मैं असला साथ रखना चाहता हूँ ताकि अगर हमें तनवीर एक्शन से काम लेना पड़े तो हम फौरी तौर पर एक्शन में आ सकें। मैंने कहा तो मेरी बात सुनकर तनवीर की आंखें चमकने लगी। इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। अगर मेजर जेम्स और इसकी फोर्स ने हमें रोकने की कोशिश की या हमारे रास्ते में डीएस एजेंसी ने हाइल होने की कोशिश की तो हम सब इन सबको उड़ाकर रख देंगे, तनवीर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। जबकि मेरी प्लानिंग का एक हिस्सा ये भी है कि हम इस मेजर ओशान वाले हिस्से को क्रॉस कर जाएं। जैसा कि मेजर ओशान ने बताया है कि मेजर जेम्स के इलाके में जाने के लिए हमें मजीद 20 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। मैंने नक्शे में इस सारे इलाके को बगौर देखा है। होल्टन जहाँ मेजर ओशान मौजूद है वहाँ से 12 किलोमीटर के फासले पर एक और रास्ता है जो टियामिर के इलाके की तरफ जाता है। अगर हम इस तरफ मुड़ जाएं तो हमें अगरचे तवील सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल हम नाराग से निकल जाने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने कहा तो क्या आपके ख्याल में मेजर जेम्स वाकई हमें आगे नहीं जाने देगा? सफदर ने कहा नहीं, इस जैसे इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने कहा तो फिर आपने क्या सोचा है? सालेह ने पूछा। हमारा टोरंटो पहुंचना ज़रूरी है, इसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जा सकती है। मैंने कहा तो इस बात में सब ने सर हिला दिया। टेरिसा अपने ऑफिस में आकर बैठी ही थी कि मेज़ पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी। टेरिसा ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर उठाकर इसे ऑन कर दिया। हेलो, जैक कॉलिंग। दूसरी तरफ से ग्रुप 4 का इंचार्ज मुसलसल कॉल दे रहा था। यस टेरिसा, अटेंडिंग यू। क्या हुआ? ट्रेस हो गए पाकिस्तानी एजेंट? ओवर। टेरिसा ने तेज़ लहजे में पूछा। यस मैडम, वो असला लेकर एक बड़ी जीप के जरिए होल्टन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चूंकि वो हमसे बहुत पहले निकल गए थे इसलिए हम इन्हें नहीं पकड़ सकेंगे। अब आप जो हुक्म दें इस पर अमल किया जाएगा। ओवर। जैक ने कहा। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? ओवर। टेरिसा ने होठ भींचते हुए कहा। मैं शुमाली जंगल के करीब रोहन इलाके से बोल रहा हूँ। तुम्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ कि ये लोग इस इलाके की तरफ गए हैं? ओवर। टेरिसा ने पूछा। वहाँ मेरे चंद आदमी मौजूद थे मैडम, जिन्हें मैंने मोहित इस इलाके की निगरानी के लिए कहा था। इनके लीडर ने जीप और जीप में मतलूब अफराद की तादाद के बारे में बताया तो मैंने इस खसूसी कैमरे से इनकी तस्वीरें लेने का कहा, और जब इसने इन सब की मुझे मखसूस कैमरे से ली हुई तस्वीरें भेजी तो मैंने कंफर्म कर लिया कि यही हमारा मुतल्लिका ग्रुप है जिसे हमने टारगेट करना है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो टोरंटो जाने के लिए इस रास्ते पर क्यों आए हैं। इस रास्ते का इख्तिताम तो होलन कस्बे पर होता है और वहाँ से टोरंटो इंतहाई अगबी रास्ते पर है जहाँ जाने के लिए इन्हें तवील सफ़र करना पड़ेगा। ओवर। जैक ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम इन पाकिस्तानी एजेंटों को नहीं जानते हो जैक, ये लोग इंतहाई हद तक शातिर इंसान है, इसलिए मुझे यकीन है कि ये जानबूझकर इस रास्ते पर गए हैं और जहां इनकी कोई चाल है। टेरिसा ने कहा। अब मेरे लिए अब और क्या हुक्म है? जैक बोला।
तुम ऐसा करो कि इनके पीछे जाओ, लेकिन अपने साथ कॉल कैचर ट्रांसमीटर रख लो। वो जिस रास्ते से जा रहे हैं बगैर गाइडेंस के वो किसी भी तरह से होल्टन या किसी भी दूसरे इलाके में नहीं पहुंच सकते। वो यकीनन ट्रांसमीटर पर किसी से राब्ते में होंगे। हो सकता है इनकी जानिब से की गई कोई कॉल कैच हो जाए और हमें इनके बारे में पता चल सके कि वो किस रास्ते पर हैं और इनका कहाँ जाने का इरादा है। ओवर, टेरेसा ने कहा। मेरे पास S111 ट्रांसमीटर है मैडम। ये लॉन्ग रेंज की कॉल को भी कैच कर लेता है, इसलिए ये लोग कहीं से भी कॉल करें या रिसीव करें हमारा कॉल कैचर यहाँ से भी आसानी से कैच कर लेगा। मैं इसे यहाँ बैठे टैप कर सकता हूँ। ओवर, जैक ने जवाब दिया। तो फिर ठीक है, तुम्हें इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना कॉल कैचर ऑन रखो और इनकी तरफ से कॉल करने या इनके लिए कोई कॉल रिसीव करने का इंतज़ार करो। ओवर, टेरेसा ने कहा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और इन्होंने किसी सैटेलाइट फ़ोन से रब्ता किया तो क्या होगा मैडम? ओवर, जैक ने कहा। बेफिक्र रहो, अगर इनका सफ़र होलोन की तरफ हुआ तो इन्हें इस रास्ते में एक फौजी छावनी और एक चेक पोस्ट क्रॉस करनी पड़ेगी। अगर वो किसी तरह फौजी छावनी क्रॉस करके निकल भी गए तो आगे इन्हें चेक पोस्ट का सामना करना पड़ेगा और इस चेक पोस्ट के इर्द गिर्द कोई ऐसा इलाका मौजूद नहीं है जहाँ से वो आगे जा सकें। चेक पोस्ट के इर्द गिर्द के इलाके में दलदलें हैं जिन्हें पार करना नामुमकिन है। चेक पोस्ट पर मेजर जेम्स मौजूद है जो चीफ का दोस्त है। अगर पाकिस्तानी एजेंट इस तरफ आए तो मेजर जेम्स के हुक्म पर इन्हें वहीं मार गिराया जाएगा। ओवर, टेरेसा ने कहा। मैंने नक्शा देखा है मैडम। नक्शे के मुताबिक अगर ये लोग छावनी क्रॉस कर जाते हैं तो आगे 20 किलोमीटर के फासले पर चेक पोस्ट मौजूद है, लेकिन 20 किलोमीटर के रास्ते के दरमियान में 2 रास्ते और भी मौजूद हैं जिनमें से एक रास्ता दलदली इलाके की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता ट्यामिर की तरफ जाता है। अगर ये लोग ट्यामिर की तरफ मुड़ गए तो इन्हें टोरंटो तक पहुंचने में वक्त तो काफ़ी लगेगा, लेकिन इस तरफ इनके लिए रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। ओवर, जैक ने कहा। वो ट्यामिर की तरफ किसी सूरत भी नहीं जाएंगे। ट्यामिर के रास्ते में इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस तरफ जहरीली सुर्ख मक्खियाँ हैं और इस रास्ते में इन्हें जंगली दरिंदों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस रास्ते पर जहरीले सांपों की भी कमी नहीं है। अगर इन्होंने इस तरफ जाने की कोशिश की तो फिर सिवाय मौत के इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। टेरेसा ने सोचते हुए जवाब दिया। हो सकता है वो इन सब खतरात को जहन में रखकर इस तरफ आए हों और इन सब से बचने का कोई भी इन्होंने इंतजाम कर रखा हो, जैक ने कहा। हो ना हो, फिर भी इनके लिए इस रास्ते से टोरंटो पहुंचना नामुमकिन होगा। वो इस कदर तवील रास्ते पर कैसे सफ़र कर सकते हैं? इसके लिए इन्हें लामोहल्ला हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ओवर, टेरेसा ने होंठ भींचते हुए कहा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर खुद इस इलाके को सर्च करूं। अगर वो इस तरफ आए तो हेलीकॉप्टर से भी इन पर अटैक किया जा सकता है। वो जिस जीप में सवार हुए हैं इन पर फायरिंग भी की जा सकती है और मिसाइल भी फायर किया जा सकता है। ओवर, जैक ने कहा। क्या वो इलाका तुम्हारा देखा हुआ है? टेरेसा ने कहा। यस मैडम, इस इलाके के 1-2 बार मैं फिदाई चक्कर लगा चुका हूँ। ओवर, जैक ने कहा। ओके, तुम अभी इंतज़ार करो, मैं एंटोनियो से बात करने के बाद तुम्हें कॉल करके बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। ओवर, टेरेसा ने कहा। ओके मैडम, मैं आपकी कॉल का मुंतज़िर रहूँगा। ओवर, दूसरी तरफ से जैक ने कहा और टेरेसा ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। इसी लम्हे कमरे में एंटोनियो दाखिल हुआ। क्या हुआ, किसी कॉल थी? एंटोनियो ने पूछा तो टेरेसा ने इसे जैक की बताई हुई सारी बातों से आगाह कर दिया। तब तो वो यकीनी तौर पर इसी रास्ते को इख्तियार करेंगे। वो लोग जानबूझकर ऐसे रास्तों का इंतखाब करते हैं जहाँ हम जैसे एजेंटों को ख्याल भी नहीं जाता, क्योंकि हमारे ख्याल में वो रास्ते नाकाबिल अबूर और इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। लेकिन मैंने इनके साबिक़ कारनामों की तफसीलात पढ़ी हैं। वो आम और रिवायती रास्तों को छोड़कर ऐसे ही ख़तरनाक और नाकाबिल एतबार रास्तों पर सफ़र करते हैं। तुम्हें फौरी तौर पर इस रास्ते पर तवज्जो देनी चाहिए। जैक से कहो कि वो फौरी हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पहुँच जाए, इस पूरे रास्ते की चेकिंग करे और उसे जहाँ भी वो जीप दिखाई दे वो इस पर मिसाइल फायर करके इनके पर खिच्चे उड़ा दे। एंथोनियो ने मशवरा देते हुए कहा। जैक भी यही कह रहा था, टेरेसा ने कहा। इसके अलावा तुम होल्टन और होलैंड के इलाके में भी मुसल्लह ग्रुप भेज दो। अगर इन्होंने इसी रास्ते से आगे बढ़ने का इरादा किया तो फिर भी वो होलैंड पहुँच सकते हैं। मुमकिन है इसके लिए वो होल्टन में मौजूद मेजर ओशान को खरीदने की कोशिश करें। मेजर ओशान के बारे में मेरी राय है कि वो इंतहा का लालची है और दौलत परस्त इंसान है। वो दौलत के लिए इनकी मदद कर सकता है और इन्हें आगे पहुंचा सकता है। अलबत्ता इनके रास्ते की रुकावट मेजर जेम्स बन सकता है, लेकिन वहाँ मेजर जेम्स के पास इतनी नफरी नहीं है कि वो इन जैसे खतरनाक और शातिर एजेंटों को संभाल सके। मुमकिन है कि वो अपने साथ खतरनाक असला ले गए हों। इस असले से वो मेजर जेम्स और इसकी फोर्स पर भी हमला कर सकते हैं, एंटोनियो ने कहा। ओह, तुम तो काफ़ी डरा देने वाली बातें कर रहे हो, टेरेसा ने कहा। वो हैं ही डरा देने वाले इंसान। वक्त आने पर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका तस्वुर भी महाल होता है, एंटोनियो ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो टेरेसा ने हाथ बढ़ाकर सामने मेज़ पर रखा हुआ ट्रांसमीटर उठा लिया। इसने बटन ऑन किया तो दूसरी तरफ से जैक की आवाज़ सुनाई दी। यस टेरेसा, अटेंडिंग यू। ओवर, टेरेसा ने कहा। जैक बोल रहा हूँ मैडम। ओवर, दूसरी तरफ से जैक की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, कोई खास बात? ओवर, टेरेसा ने चौंक कर कहा। यस मैडम, आपका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ है। हमारा ट्रांसमीटर कैचर ने एक ट्रांसमीटर कॉल कैच की है, जैक ने कहा तो टेरेसा के साथ साथ एंटोनियो ने भी चौंक पड़ा।
किसी कॉल कैच की है तुमने? टेरेसा ने पूछा। कॉल करने वाला माइकल था और इसने होल्टन में मौजूद बेस कैंप के इंचार्ज मेजर ओशान से बात की है। जैक ने जवाब दिया तो बुरी तरह दोनों से चौंक पड़े। कॉल करने वाला माइकल था और इसने होल्टन में मौजूद बेस कैंप के इंचार्ज मेजर ओशान से बात की है। जैक ने जवाब दिया तो वो दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। माइकल कौन है ये माइकल? ओवर, टेरेसा ने चौंक कर कहा। मेरे ख्याल के मुताबिक ये माइकल इनका लीडर है मैडम। ओवर, दूसरी तरफ जैक ने कहा तो टेरेसा और एंटोनियो दोनों उछल पड़े। ओह, तो तुम ठीक कह रहे हो। क्या बातें हुई हैं इन दोनों में? जल्दी बोलो। ओवर, इस बार टेरेसा ने बड़े जोश भरे लहजे में कहा। मेरे पास कॉल की टेप मौजूद है, मैं आपको सुनवा देता हूँ मैडम। ओवर, जैक ने जवाब दिया और ट्रांसमीटर पर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई और फिर अचानक हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। हेलो हेलो, माइकल कॉलिंग मेजर ओशान थ्रू रोनाल्ड। हेलो। ओवर, एक मर्दाना करीबन आवाज़ सुनाई दी जो दूसरी तरफ मुसलसल कॉल दे रही थी। यस मेजर ओशान अटेंडिंग यू। ओवर, चंद लम्हों बाद एक भारी और सख्त आवाज़ सुनाई दी और फिर वो इन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत सुनते रहे और फिर कॉल ख़त्म हो गई। आपने कॉल सुन ली है मैडम, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? ओवर, जैक ने कहा। ये पाकिस्तानी एजेंट इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? ओवर, टेरेसा ने होंठ चबाते हुए कहा। वो होल्टन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवर, जैक ने कहा। ठीक है, तुम अपने साथियों समेत फ़ौरन इनके पीछे जाओ। मैं और एंटोनियो खुद जाकर दूसरे इलाकों की चेकिंग करेंगे। मैं जाकर मेजर ओशान से भी मिलती हूँ। इसने जो इनके लीडर से सौदेबाजी की है, मुझे इससे इस बारे में पूछ करनी है। ओवर, टेरेसा ने कहा। यस मैडम। ओवर, जैक ने कहा तो टेरेसा ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। मेजर ओशान से जाकर बात करने के बजाय हमें जंगल में लीडर और उसके साथियों को तलाश करना चाहिए। वो जहाँ भी दिखाई दे इन्हें मिसाइलों और बमों से उड़ा देना चाहिए, एंटोनियो ने कहा। मैं भी यही सोच रही हूँ। अब इन्हें मजीद वक्त देना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है, टेरेसा ने होंठ चबाते हुए कहा। फिर वो एक झटके से उठ खड़े हुए। इसे उठते देखकर एंटोनियो भी उठ खड़ा हुआ। टेरेसा के चेहरे पर इस वक्त चट्टानों जैसी सख्ती दिखाई दे रही थी, जैसे इसने लीडर और उसके साथियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई का फैसला कर लिया हो। मैं अपने साथियों समेत तेजी से जंगल के दरमियान बने हुए रास्ते पर जीप दौड़ा रहा था। मैंने आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर लिया था। होल्टन पहुंचने में अभी काफ़ी वक्त था और मुझे इसलिए मुसलसल सफ़र करना था। सफ़र के दौरान शाम हो चुकी थी और मैं जंगल में जूं जूं आगे बढ़ता जा रहा था। जंगल घना होता जा रहा था। घने जंगल की वजह से शाम को ही रात का समय होता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने जीप की हैवी हेडलाइट्स ऑन कर ली थी, लेकिन शाम होते ही जंगल में हर तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई थी। साहब, ये जंगल तो हर किस्म के जानवरों से भरा हुआ है। क्या हम इन जानवरों से बचकर यहाँ से निकल सकते हैं? सफदर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा। जानवर मरकजी एरिया में होते हैं। हमें सुनाई देने वाली आवाज़ें भी दूर से आ रही हैं, क्योंकि यह रास्ता आम लोगों की गुजरगाह है और यहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है, इसलिए इर्द गिर्द के इलाके से तमाम जानवर निकल कर दूर जा चुके हैं। अलबत्ता आगे जाकर हो सकता है हमारी किसी जानवर से मुठभेड़ हो जाए। ऐसा हुआ तो जाहिर है हमें इन्हें रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। अगर यहाँ खूंखार दरिंदे आ गए और इन्होंने हमारा रास्ता हासिल कर लिया तो, सालियन ने कहा। लीडर ने इसके लिए भी यकीन कुछ न कुछ सोच रखा होगा। इसका दिमाग खुदादाद सलाहियतें रखता है। अगर कहा जाए कि इसके दिमाग में और कंप्यूटर में कोई फ़र्क नहीं है तो गलत नहीं होगा, जूलियन ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। या अल्लाह, ये क्या हो गया? इन सब ने तो मुझे इंसानों की सफ से निकाल कर मशीनी मखलूक बना दिया है, मैंने मुँह बनाते हुए कहा तो सब एक बार फिर हंस पड़े। देखा जाए तो मिस जूलियन ने गलत नहीं कहा है। आपके दिमाग में वाकई एक ताकतवर कंप्यूटर फिट है जो हर मसले का हल निकाल लेता है और आपसे जो भी सवाल किया जाए इसका जवाब देने में भी आप देर नहीं लगाते। ऐसा तो कोई मास्टर कंप्यूटर ही कर सकता है, साले ने हंसते हुए कहा तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े। मेरा दिमाग हर मसले का बेशक हल निकाल सकता है, लेकिन एक मसला ऐसा है कि इसका हल मेरे कंप्यूटराइज माइंड में भी नहीं है, मैंने गिरा कर कहा। बस अब तुमने यकीनन कोई फजूल बात करनी है, इसलिए चुप ही रहो। मुझे कोई भेरू सुनने का शौक नहीं है, जूलियन ने आंखें निकालते हुए कहा। मैं भेरवी नहीं सुनाना चाहता, मेरा इरादा तो दीपक राग उलापने का था, जिससे बुझे हुए चिराग भी जल उठते हैं, हर तरफ रोशनी फैला देते हैं, मैंने कहा तो सब एक बार फिर हंसना शुरू हो गए। अब जानवरों से निपटने का क्या बाकी आपने कोई आइडिया सोच रखा है? कैप्टन शकील ने कहा। सिर्फ एक नहीं, हज़ारों हल हैं, मैंने कहा। बताओ क्या हल है? जूलियन ने फौरन कहा। बताया तो तुमने, मुझे चलती जीप से धक्का दे देना है और इस खौफनाक जंगल में मुझे अकेले को छोड़कर निकल जाना है, मैंने कहा तो जूलिया मुझे घूर कर रह गई। ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मैं इस बार बाकी कोई लिहाज नहीं करूंगी, जूलिया ने गुर्रा कर कहा। इसे कहते हैं खटकनी बिल्ली और वो भी जंगली बिल्ली, मैंने कहा तो एक बार फिर सब हंसने लगे। आप बताएं साहब, कैप्टन शकील ने कहा। तुम मेरे दिमाग को पढ़ना जानते हो, बताओ तुम्हारे ख्याल में इसका क्या हल हो सकता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। असले के साथ मैंने रेडियल गैस के सिलेंडर भी देखे हैं। ये जहरीली गैस होती है। अगर इस गैस को खुली हवा में भी स्प्रे कर दिया जाए तो ये गैस हल्की होने के बावजूद पूरी तरह हवा में फैल जाती है और हर तरफ तेज और इंतहाई नागवार बू फैल जाती है,
जिससे इंसान तो इंसान हर तरह के जानवर भी बेहोश हो जाते हैं। मेरा तो यही ख्याल है कि अगर जानवर हम पर हमलावर हो जाएं तो आप इस गैस का इस्तेमाल करेंगे, कैप्टन शकील ने कहा तो वो सब चौंक पड़े। इसे कहते हैं आबेल, बल्कि कैप्टन शकील मुझे मार, ये तो सच में दिमाग पढ़ लेता है। मैंने बेसाख्ता कहा तो सब हंस पड़े। तो कैप्टन शकील की बात दुरुस्त है, जंगली जानवरों से बचाव के लिए तुम स्प्रे गैस का इस्तेमाल करोगे, जूलिया ने कहा। अब मैं क्या कहूँ, कैप्टन शकील की बात जुटला भी नहीं सकता। वैसे इसका दूसरा हल भी मौजूद है मेरे पास, मैंने कहा। वो क्या? इन सब ने एक साथ कहा। जब हमारे सामने जानवर आएंगे तो खुद ही देख लेना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो इन सब ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब साहब साथ हैं तो हमें कुछ करने या सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साहब ने हर मुश्किल का पहले से ही कोई ना कोई हल सोच रखा होता है, सफदर ने कहा तो इन सब ने बेख्तियार इस बात में सर हिला दिया। साहब, जिस तरह से टेरेसा और एंटोनी का ग्रुप हमें रोकने के लिए दूसरे इलाकों की पैक्टिंग किए हुए हैं, इसी तरह इस जंगल में भी तो इनका कोई सेटअप मौजूद हो सकता है, अचानक कैप्टन शकील ने कहा तो मैं चौंक पड़ा। सेटअप की बात छोड़ो, इन्हें इस बात का पता भी चल सकता है कि हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो सब चौंक पड़े। क्या मतलब? आपको कैसे मालूम हुआ कि हमें चेक कर लिया गया है, सफदर ने चौंक कर कहा। अपनी रेस्ट वॉच देखो, इस पर रेड बल्ब स्पार्क कर रहा होगा, मैंने कहा तो सबने अपनी रेस्ट वॉच देखी और ये देखकर चौंक पड़े कि वाकई रेस्ट वॉच में सुर्ख रंग का एक बल्ब स्पार्क कर रहा था।